हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरवर्क्स यूट्यूब चैनल। फार्मरवर्क्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे 5 सबसे अच्छी आर्थराइटिस के दवा के बारे में, कि जिसको हम जोड़ों में दर्द होना भी कहते हैं या फिर उसको गठिया भी कहा जाता है। फिर ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि जिसके अंदर आपके जोड़ों में गांठ बन जाती है। तो ये कंडीशन का कैसे इलाज करें, कैसे ट्रीट करें, तो उसकी डिटेल स्टडी करते और जानेंगे कि 5 सबसे बेस्ट मेडिकेशन कौन से हैं आर्थराइटिस के इलाज के लिए। तो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरवर्क्स। थैंक यू फॉर बीइंग फार्मरवर्क्स फैमिली। सीखे बीमारियों के बारे में, कि जैसे आज हम यहाँ पे आर्थराइटिस के बारे में सीखेंगे, ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के बारे में सीखें, उनके उपचार के बारे में सीखें, उनमें कौन सी दवा यूज़ होंगी, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में फार्मरवर्क्स के ऐप पर। तो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए हमें व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। साथ ही हमारी एक और चैनल है जिसका नाम है हॉलीवुड टू हिंदी एक्सप्लेन, जिसको सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए आर्थराइटिस के बारे में। तो ये एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है कि जिसके अंदर जॉइंट के अंदर सूजन होती है और उसके कारण जो है वो दर्द होता है। और ये जो सूजन है और दर्द है, एक या फिर एक से अधिक जॉइंट्स में भी हो सकते हैं, कि जैसे कि यहाँ पे देखो कि आपके हाथ में जो जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे भी आपको सूजन देखने को मिले, दर्द देखने को मिले। उसी तरह से जो घुटनों में जो हमारा जॉइंट है वहाँ पे भी आपको ऐसा दर्द हो सकता है। फिर या फिर शोल्डर का जो भाग होता है या फिर पग में। तो ऐसे अलग अलग जगह पे जो हमारे बॉडी के जॉइंट्स है वहाँ पे आपको दर्द महसूस होता है, सूजन महसूस होती है। और उसके कारण क्या होता है कि आपको रूटीन काम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। स्पेशली जब घुटनों में इस तरह की कंडीशन होती है तो आपके चलने में जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम होता है। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये प्रॉब्लम और ज़्यादा जो है वो सीवियर होता है, और जिसके कारण जोड़ों में अकड़न देखने को मिलती है। अगर आप एक बार बैठते हैं तो फिर उठने में तकलीफ़ होती है, चलने में दिक्कत आती है और बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है। तो उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है ऑस्टियो आर्थराइटिस और दूसरा जो होता है रोमेटॉइड आर्थराइटिस। तो उसका इलाज कैसे करें, तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स पता होना चाहिए कि उससे सबसे पहले तो दर्द होता है, काफ़ी पेन होता है। स्टिफनेस मतलब कि वहाँ पे जो है वो जकड़न देखने को मिलती है, जैसे अकड़ जाते हैं जो जॉइंट्स, ऐसी कंडीशन जो हम कहते हैं। काफ़ी दर्द देखने को मिलता है आपको वहाँ पे। फिर स्वेलिंग मतलब कि सूजन हो जाती है, रेडनेस भी हो जाती है वहाँ पे, और रेंज ऑफ मोशन आपकी डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि आपका जो गति है आपकी, मतलब कि आप जिस स्पीड से चलते हैं वो आपकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है चलने की। अगर स्पेशली वो आपके लेग्स के अंदर, आपके नी जॉइंट या फिर आपके एल्बो के आसपास है, तो उस वक्त काफ़ी दिक्कत करता है। तो उसके रीज़न क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग रीज़न से हो सकते हैं। तो एक तो आपके शरीर में समझो कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। ये आप खास यहाँ पे एक समझिए कि कैल्शियम कि जो एक इम्पोर्टेंट है हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, और विटामिन D3, इन दोनों की डेफिशिएंसी के कारण भी कि आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है और विटामिन D3 की डेफिशिएंसी है। तो ये दोनों के रीज़न से भी कई बार ये प्रॉब्लम होता है आर्थराइटिस रिलेटेड, कि आपके बोन्स जो है वो वीक होते जाती है और उसके कारण कई बार वहाँ पे सूजन आ जाती है और दिक्कत होती है। फिर कई बार एक ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा समझो कि उपयोग हो रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड हो रहा है आपके बोन्स के ऊपर, आपके जो जॉइंट है वहाँ पे वर्कलोड बढ़ रहा है, कि जिसको कहते हैं कि वियर एंड टीयर ऑफ जॉइंट फ्रॉम ओवर यूज़, कि अति प्रयोग जो हिंदी में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा वर्कलोड आ रहा है आपके हड्डियों के जॉइंट्स के ऊपर, तो भी ये हो सकता है। फिर एज भी एक फैक्टर बनता है इसके रीज़न में। इंजरीज़ या फिर ओबेसिटी, क्या आप ओबेसिटी के पेशेंट हैं या फिर आपको इंजरी हुई है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है आर्थराइटिस की तो भी आपको ये हो सकता है। या फिर मसल्स आपके वीक हो चुके हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स भी एक अफेक्ट करता है, कि आपके शरीर के अंदर ऐसे जीन्स है कि आपके फैमिली हिस्ट्री में बहुत सारे लोगों को आर्थराइटिस रहा था, तो आपको भी शायद वो जीन्स ट्रांसफ़र हुए हो तो आर्थराइटिस हो सकता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग रीज़न है। तो 5 बेस्ट मेडिकेशन कौन सी बनेगी, तो सबसे पहले है
नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बनता है स्टेरॉइड्स का, तीसरा बनता है जो डिसीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स जो कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में डीमार्ड भी हम कहते हैं, ये भी एक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। चौथा है जेनस काइनेस इनहिबिटर जो है, कि जो एक काफ़ी उपयोगी मेडिकेशंस बनते हैं स्पेशली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए। और पांचवा ऑप्शन है कि कैल्शियम एंड विटामिन के सप्लीमेंट्स की अगर रीज़न है कैल्शियम एंड विटामिन की डेफिशिएंसी। फिर हर्बल के भी ऑप्शंस रहते हैं और कुछ ऐसे स्पेशल मेडिकेशंस भी आते हैं कि जो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। शुरुआत करते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग पे। तो ये सभी ड्रग्स पे इंडिविजुअल वीडियो लेक्चर्स भी हमारे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, कि जैसे डाइक्लोफेनेक है, एसिक्लोफेनेक, सेलेकॉक्सिब, इटोरिकॉक्सिब, पैरासीटामोल है, कीटोरोलेक या फिर पायरोक्सिकेम। तो ये सभी के हम पे ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो लेक्चर बनाया है कि कैसे और ये दवाइयाँ खाई जाती है। तो खासकर इनका जो डोज होता है कि समझो कि आप ये कीटोरोलेक यूज़ कर रहे हैं तो उसका डोज रहता है कि ये 10 मिलीग्राम आप दिन में और खासकर 2 बार लेते हैं या फिर दिन में 3 बार। उसी तरह से एसिक्लोफेनेक 100 mg है तो 1 a डे या फिर दिन में 2 बार पेशेंट खाता है। और ख़ास ध्यान ये रखना है कि ये दवाइयाँ तभी ली जाती है कि जब आपको काफ़ी पेन हो रहा है, ऐसा दर्द हो रहा है कि टॉलरेट नहीं हो रहा और साथों साथ सूजन भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सूजन और दर्द दोनों को कम करेगी ये नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। तो ये एक कंपलसरी ली जाती है कि जब आपको आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है तो इनमें से कोई भी कि एनी वन कोई भी एक मेडिकेशन या फिर उनके जो कॉम्बिनेशन आते हैं कि जैसे कि एसिक्लोफेनेक के साथ पैरासीटामोल और सेराटियोपेप्टिडेस कॉम्बिनेशन में होता है, या फिर सेलेकॉक्सिब के टैबलेट्स आते हैं। फिर यहाँ पे आप देखो कीटोरोलेक के ये जो टैबलेट्स है, पायरोक्सिकेम के टैबलेट्स आती है, डाइक्लोफेनेक के आते हैं। और कई बार दर्द ज़्यादा हो तो उसके इंजेक्शन भी लगाए, जैसे थे कि डाइक्लोफेनेक की जो फेमस इंजेक्शन है जैसे कि डायनापार है, वोवेरान इंजेक्शन है, वो भी पेशेंट को लगाया जाता है। बट ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, जैसे कि इनडाइजेशन मतलब कि अपाचन की कंडीशन, पेट में अल्सर कर सकती है, सिर दर्द, ड्राउसीनेस, डिजीनेस, एलर्जिक रिएक्शंस ऐसे बन सकती है, आप बीमार हो रहे हैं ऐसा आप फील करेगा। फिर कुछ लोगों को ये दवाइयों के कारण दस्त यानी कि डायरिया भी हो जाते हैं। तो ये खास ध्यान रखें कि ये मेडिकेशन हाई डोज में और बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ ना करें। दूसरा ऑप्शन बनता है स्टेरॉइड्स का। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें कि आप समझो कि दोनों में से एक ही चूज़ करें, कि चाहे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या फिर स्टेरॉइड्स, क्योंकि स्टेरॉइड भी ऐसी दवाई है कि जो पेन किलर के तौर पे भी काम करती है, पेन भी कम करती है और सूजन भी कम करती है दोनों। तो ये खास ध्यान रखें। तो इसके ऑप्शन में जो है कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स जो कहे जाते हैं, खासकर कि जो खासकर सूजन कम करती है ये दवाइयाँ। तो ये मेडिकेशंस क्या करती है कि जो ऐसे जो मेडिएटर्स या फिर केमिकल रिलीज़ होते हैं कि जो स्पेशली रिस्पॉन्सिबल बनते हैं आपके सूजन के लिए, दर्द के लिए, तो उसको कम करती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो प्रेडनिसोलोन का जो ऑप्शन है आपके पास कि ये 5 मिलीग्राम या फिर जो 10 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स आते हैं, तो शुरुआत की जाती है खासकर लोअर डोज से कि 7.5 mg पर डे के हिसाब से, या फिर उसको दिन में 2 बार भी आप खा सकते हो। और कई बार हायर डोज में मैक्सिमम 60 mg पर डे के हिसाब से भी ये दवाई जो है वो ली जाती है, कि जो क्या करता है स्लो कर देता है जॉइंट का डैमेज कि जो सूजन के कारण हो रही है। तो इस तरह से ये प्रेडनिसोलोन भी आर्थराइटिस के अंदर प्रिस्क्राइब की जाती है, कि एक सेकंड ऑप्शन है आपके लिए आर्थराइटिस के दौरान। तो ये दवाई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, जैसे कि एक्ने है, इंसोम्निया, वर्टिगो, वेट गेन, स्किन हीलिंग इम्पेयर कर सकता है, डिप्रेशन, हाइपरटेंशन, आपकी भूख बढ़ा सकती है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, ग्लूकोमा, बोन या फिर मसल या फिर जॉइंट पेन, या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर या फिर स्किन डिसऑर्डर। तो इसमें इंजेक्शन के फॉर्म में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो डेक्सामेथोजान का ऑप्शन रहता है, कि जो डेक्सोना जो हम ड्रग कहते हैं, तो ये भी एक ऑप्शन बनता है कि अगर इंजेक्शन के फॉर्म में लिया है या फिर टैबलेट में तो आप प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। वीडियो के बीच में मैं आपको बता कि जो हमारी सेकंड चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये चैनल स्पेशली हमने एक मनोरंजन पर्पज़ से बनाया है, तो ज़रूर से हमें सपोर्ट करें और ये हमारे दूसरी चैनल को भी
सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, वो है डीमार्ड्स, कि जिसको कहा जाता है डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। तो इसमें से कोई एक ड्रग खासकर पेशेंट को प्रिस्क्राइब की जाती है। तो ये मेडिकेशंस क्या करते हैं, खासकर रूमेटोड आर्थराइटिस के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। कि अगर आपको आरए का प्रॉब्लम है, रूमेटोड आर्थराइटिस, तो उसके ऑप्शंस हम देखें तो मेथोट्रेक्सेट है, कि जो कैंसर के इलाज में भी यूज़ की जाती है। फिर दूसरा ऑप्शन है, उसमें इंजेक्टेबल गोल्ड है, पेनिसिलामाइन है, एजाथियोप्राइन है, क्लोरोक्विन है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है, सल्फासेलेजिन है एंड ओरल गुड। बट उसमें आप जो है वो सल्फासेलेजिन जो है वो आपके लिए एक रहेगी फर्स्ट चॉइस। ये खास ध्यान रखें कि अगर आप आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसमें आपको समझो कि डीमार्ड्स का यूज़ करना है, तो उसमें फ़र्स्ट चॉइस आप ट्राई करो सल्फासेलेजिन। अगर पेशेंट सल्फासेलेजिन से ठीक नहीं हो रहा है तो ही ये दूसरे ऑप्शन जो है वो आपको यूज़ करने। बट जस्ट ये आपके नॉलेज के लिए ज़रूरी है कि डीमार्ट्स में ये सब दवाइयाँ भी इंक्लूड होती है, बट आपकी चॉइस रहेगी सल्फासेलेजिन। ये दवाइयाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, जैसे कि आपको एलर्जिक रिएक्शन के तौर पे रैसेस बन सकते हैं, टेम्पररी हेयर लॉस हो सकता है, मतलब कि कुछ समय के लिए आपके हेयर लॉस हो जाएंगे और फिर से जैसे दवाइयाँ बंद करते हैं वापस आपकी हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। फिर लीवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ सकते हैं, तो ये खास ध्यान रखें कि ये दवाइयों के उपयोग के दौरान लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर से कराना चाहिए। नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, दस्त हो सकती है, डायरिया, वेट लॉस, एब्डोमिनल पेन, न्यूरोपैथी मतलब कि न्यूरॉन्स डैमेज कर सकती है, या फिर हाई ब्लड प्रेशर। तो प्रॉपर सावधानी के साथ ही मेडिकल सुपरविजन में रेगुलर चेकअप कराते रहिए। कि ब्लड प्रेशर भी वीकली चेक करा लेना चाहिए, कि अगर आपको आर्थराइटिस है और आप डीमार्ड्स ले रहे हैं, फिर न्यूरॉन्स भी ऐसे वीकनेस लग रही है, तो भी तुरंत आप आपके डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट को बताएं। लीवर फंक्शन टेस्ट जरूर करें, कि अगर आप लंबे समय तक डीमार्ड्स का यूज़ करते हैं तो ये सब कुछ सावधानियाँ भी बरतनी ज़रूरी है। चौथा ऑप्शन है जेनस काइनेज इनहिबिटर, जिसको जैक इनहिबिटर्स कहा जाता है। तो ये भी एक रूमेटोड आर्थराइटिस में यूज़ होने वाली एक काफ़ी फेमस दवाइयों का एक ग्रुप है, कि जिसके अंदर अलग अलग दवाइयाँ इंक्लूड होती है। तो एक है बेरिसिटिनिब, यहाँ पे आप देखो ये 4 मिलीग्राम का ये टैबलेट है बेरिसिटिनिब का। फिर एक दूसरा आप देखो उसमें ऑप्शन टेफासिटिनिब है, उपाडासिटिनिब है, और रुक्सोलिटिनिब और फेड्राटिनिब। तो इनमें से कोई एक ही, ऐसे नहीं कि ये सब लेनी है, कोई एक ही। कि अगर कोई बेरिसिटिनिब सिलेक्ट करता है तो सिर्फ ये ही दवाई खाएगा, टोफासिटिनिब सिलेक्ट करता है तो वो ही खाएगा। तो इस तरह से होता है, और ये सभी नहीं ले जाती, कोई एक ही। ये दवाइयाँ भी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है, बट कुछ कॉमन है, नोज़िया, इंडाइजेशन, डायरिया, हेडेक, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, या फिर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा सकती है। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स करती है ये दवाइयाँ। पांचवा है कैल्शियम एंड विटामिन का सप्लीमेंट, जैसे कि सिप कैल के 500 के टैबलेट आते हैं, सेल कैल है, डेली कैल है, कैल्साइन है, ओसापांडी टैबलेट, जैम कैल, ओसीवाइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के मार्केटेड फॉर्मुलेशन। तो ये टैबलेट जो है वो अगर आपको कंडीशन काफ़ी ख़राब है आपकी, तो डेली जो है वो एक टैबलेट पेशेंट ये खा सकता है, या फिर वीक में 2 या 3 बार आप कैल्शियम के ये जो सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर कैल्शियम एंड D3 का ये कॉम्बिनेशन ले लेना तो एक और ऑप्शन है कैल्डिकाइंड करके, कि जो एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, कि जो मैनकाइंड बनाता है, कि जिसके अंदर कैल्सिट्रायल है, मेकाबोलामाइन है, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम एंड बोरॉन, की जो आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए ज़रूरी है। तो अगर आप आर्थराइटिस की जो दवाइयाँ खा रहे हैं तो उसके साथ कॉम्बिनेशन में ये खास खा सकते हैं, कि चाहे आप कैल्शियम एंड D3 के टैबलेट ले, या फिर आप कैल्डिकाइंड भी साथ में खा सकते हैं, जिससे आपकी हड्डियाँ काफ़ी मजबूत बने। और ये दवाई कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कर सकती है, जैसे कि अगर आप ओवरडोज में खाते हैं कैल्शियम के सप्लीमेंट्स तो आपको वो कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ करवा सकती है, वॉमिटिंग, नोज़िया वॉमिटिंग हो सकती है, भूख कम हो जाना, बार बार आपको प्यास लगेगी, मतलब कि फीलिंग थ्रस्टी, पेट में दर्द होना, बार बार आपको पेशाब करने जाना पड़े, मतलब कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, मसल्स वीक हो सकते हैं आपके, यूरिन के अंदर कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है, या फिर इचिंग यानी कि खुजली, विजिंग, रैसिस
स्वेलिंग ऑफ द टंग मतलब कि जीभ का फूल जाना, या फिर स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट। तो ये कुछ एलर्जिक रिएक्शंस के तौर पे होता है। और ये जो इतने साइड इफ़ेक्ट ये सभी को नहीं होता। अगर किसी को कैल्शियम या फिर D3 की एलर्जी है तो ही ये कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अदर कुछ मेडिकेशन जिसको बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स कहा जाता है, कि जो एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ भी कहा जाता है, जैसे कि एबाटासेप्ट है, एना एटानेरसेप्ट है, इन्फ्लेक्सिमेब है, एडालिमुमेब है एंड एनाकिनरा है। तो ये कुछ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ ड्रग के ऑप्शंस रहते हैं कि अगर दूसरी कोई भी दवाइयों से आपका आर्थराइटिस ठीक नहीं हो रहा तो उस वक्त आखिरी ऑप्शंस के तौर पे ये दवाई अभी यूज़ की जाती है अंडर मेडिकल सुपरविज़न। तो ये सिर्फ आपके एक नॉलेज के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन थी। हर्बल्स में भी एक ऑप्शन है, जैसे कि रुमालिया फॉर्ट जो टैबलेट आती है हिमालय की, ये भी टैबलेट्स जो वो पेशेंट खा सकते हैं, कि एक टैबलेट दिन में 2 बार, किस तरह से 101 के दिन, एक सुबह एक शाम, इस तरह से खा सकते हैं। या फिर आप होम्योपैथी को प्रेफर करते हैं तो SBL के नंबर 6 जो ड्रॉप्स आते हैं जो स्पेशली जॉइंट पेन के लिए हैं, वो भी पेशेंट जो है वो खा सकता है। तो जैसे अभी सीखा ऐसे ही डिटेल में सीखे मेडिसिन कोर्स के अंदर। साथ ही हमारे सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये मेडिसिन कोर्स में आप देखो कि अभी हमने सीखा आर्थराइटिस के बारे में, ऐसे ही सीखे अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज़ के बारे में, उनके डोज, साइड इफ़ेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशन, 1 साल तक अफोर्डेबल प्राइस में। तो मेडिसिन कोर्स के लिए व्हाट्सएप करें 9016312020 पे। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।